डीआर ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के सभी विद्यार्थियों को गजेंद्र सिंह कविया का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज हम इतिहास के दूसरे अध्याय में प्रवेश कर चुके हैं। पहला जो अध्याय रहा हमारा इतिहास का वो मेवाड़ का इतिहास पढ़ा, और आइए आज हम प्रारंभ करते हैं चौहानों का इतिहास। लेकिन इससे पहले एक गुजारिश है कि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन का निशान भी दबाएं ताकि भविष्य में आने वाली वीडियोज़ की आपको जानकारियाँ पहले से मिल सके। आइएगा मित्रों, जानते हैं आज पढ़ेंगे हम चौहानों का इतिहास। वह उज्जवल चौहान वंश जिसमें पृथ्वीराज चौहान जैसे सूरमाओं का जन्म हुआ, जिसमें विग्रहराज चतुर्थ जैसे महावीरों का जन्म हुआ। आइए उसी के इतिहास के बारे में हम कुछ जानकारी हासिल करते हैं जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चौहान वंश, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि साहब सबसे पहले बात आई चौहान वंश की स्थापना कब हुई, किसने की। तो चौहान वंश की स्थापना 551 में वासुदेव चहमान ने की। वासुदेव चहमान, और यही वासुदेव चहमान कहलाता है चौहान वंश का आदि पुरुष या पितृपुरुष। याद रखना, चौहान वंश का आदि पुरुष या पितृपुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये अपने वासुदेव चहमान। चौहान वंश की स्थापना कभी 551 ईस्वी में। अच्छा, जो आदि पुरुष थे वासुदेव, इनका जो साम्राज्य था वो सपादलक या सवालक के नाम से जाना जाता है। जैसे आज भी नागौर के आसपास के जो लोग हैं सवालक बोला करते हैं। सपादलक या सवालक से इनके साम्राज्य का नाम था। और जो सवालक है या सपादलक से सांबर के आसपास के क्षेत्र को कहते हैं। सांबर से आप नागौर की तरफ चलिएगा, नामा है, जायल है, नागौर है, ये इलाका आज भी सवालक के नाम से जाना जाता है। नागौर को अगर हम आज भी वहाँ के बुजुर्गों से बात करते हैं तो नागौर को वो 3 भागों में विभक्त करते हैं। जो कुचामन और मारोट वाला इलाका है इसको कहा करते हैं गोड़ाटी। इसके अलावा जो जायल है, नामा है, नागौर का इलाका है, जो मैदानी भाग है, इसे कहते हैं सवाड़क। और बाकी चूरू और बीकानेर से मिलता हुआ जो नागौर का इलाका है इसको थड़ी कहते हैं। तो नागौर 3 भागों में विभक्त है। उत्तर से चले तो थड़ी, उसके बाद सवाड़क, और कुचामन डीडवाना के आसपास वाला जो इलाका, मारोट वाला जो इलाका है, इसे कहते हैं गोड़ाटी। तो जो सवालक का इलाका है जो नागौर में है, और साथ में जयपुर जिले की जो तहसील है सांबर, इस आसपास के इलाके को सपादलक के नाम से जाना गया, जिसे आज भी हम सवालक कहते हैं। यही सपादलक या सवालक जो जयपुर की सांबर है, कुछ अजमेर का हिस्सा है और नागौर का जो हिस्सा है, यही सपादलक साम्राज्य कहलाता था। और इसकी स्थापना करने वाले थे वासुदेव चहमान, जो चौहान वंश के आदि पुरुष या पितृपुरुष है, जिन्होंने 551 में चौहान वंश की स्थापना की। देखिएगा, इस सपादलक या सवालक साम्राज्य जो राजधानी थी वो राजधानी थी अहिछत्रपुर, और इसी अहिछत्रपुर को आज नागौर के नाम से जाना जाता है। या दूसरा प्रश्न ये भी है साहब, नागौर का प्राचीन नाम क्या है? अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर के नाम से प्राचीन काल में किस शहर को जाना जाता था? नागौर को। याद रखना, सपादलक की राजधानी थी अहिछत्रपुर, जिसे आज हम नागौर के नाम से जानते हैं। और इसी वासुदेव ने अपनी कुलदेवी शाकंभरी मां का निर्माण करवाया जो सांबर में है। चौहानों की कुलदेवी है वो शाकंभरी माता है, जिसका मंदिर सांबर में है, और इस मंदिर के निर्माता आदि पुरुष वासुदेव चहमान थे। साथ ही चौहान वंश के यदि इष्ट देव पूछे जाएं तो चौहान वंश के इष्ट देव है हर्षनाथ महादेव। और मित्रों, हर्षनाथ महादेव का जो मंदिर है वो हर्ष की पहाड़ी पर है, हर्ष पर्वत पर है, और ये हर्ष पर्वत सीकर जिले में है साहब। वैसे चौहानों की कई शाखाएं, जो निर्माण शाखा है उनकी जो कुलदेवी है वो जीर्ण माता भी है, जिसका मंदिर हर्ष पर्वत की तलहटी जीर्ण गांव में है। तो याद रखना, जो चौहानों की यदि आपको कुलदेवी पूछी जाए तो शाकंभरी माता है, और शाकंभरी माता का मंदिर सांबर में, जिसके निर्माता वासुदेव थे। और साथ ही चौहान वंश के जो इष्ट देव हैं वे हर्षनाथ महादेव, हर्षनाथ शिव हैं, जो जिनका मंदिर हर्षनाथ पर्वत सीकर पे है। और इस जो मंदिर का जो संबंध है ये पाशुपत संप्रदाय से, लकुली संप्रदाय से। हर्षनाथ मंदिर का यदि आपको पूछ लिया जाए, हर्षनाथ मंदिर का निर्माता, जैसे हमने शाकंभरी माता का मंदिर का निर्माता ये देव पूछा जा सकता है कि वासुदेव चौहान था, तो ये भी पूछ सकते हैं किसका, तो इसका निर्माता था गुवक चौहान। हर्षनाथ महादेव के मंदिर के जो निर्माता थे गुवक चौहान थे, जो ये वर्तमान में हर्षनाथ महादेव का मंदिर, इसको औरंगजेब ने तोड़वा दिया था। वर्तमान में वो मूल रूप में नहीं है, जो मूल रूप का था उसके तो अवशेष आज भी वहां बिखरे हुए मिलते हैं। आएगा मित्रों, ये जो जानकारी मैंने आपको दी है भाई, चौहान वंश की स्थापना 551 में वासुदेव चहमान ने की, ये सारी की सारी जानकारियों का जो आधार है वो है बिजोलिया का शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख
शिला के ऊपर लिखा हुआ, चट्टान के ऊपर लिखा हुआ जो लेख होता है उसे शिलालेख कहते हैं। और ये बिजोलिया शिलालेख जिस जिले में लगा हुआ है वो जिला है साहब भीलवाड़ा। और ये तमाम जानकारियां इसी बिजोलिया शिलालेख से मिलती है। इसी बिजोलिया शिलालेख से हमें एक जानकारी और मिलती है कि ये जो चौहान थे ये वत्स गोत्र के ब्राह्मण थे साहब, ब्राह्मण। याद रखना, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार जो चौहान वंश रहे, चौहान वंश के हैं, वो किस जाति के थे? ब्राह्मण। ब्राह्मणों में किस? वत्स गोत्र। तो ये जो चौहान शाखा है वत्स गोत्र, ये बिजोलिया शिलालेख कहता है। हर विद्वान अलग कहता है। टोड कहता है ये विदेशियों की संतान है, कोई इन्हें गुर्जरों की संतान बताया, गुर्जरों के आधार पर विदेशियों की संतान बताया जाता है। जो अपने चौहान खुद मानते हैं, जो चौहान वंश के जो लोग खुद मानते हैं, वो मानते हैं अपने चंद्रबरदाई के द्वारा बताई गई बात को कि किस प्रकार माउंट आबू के ऊपर, आबू पर्वत के ऊपर वशिष्ठ ऋषि ने यज्ञ किया और उस यज्ञ से 4 पुरुष निकले, चहमान, प्रतिहार, परमार, चालुक्य। और उन्हीं में से जो चहमान वंश की स्थापना की, तो वो अग्निवंशी मानते हैं, कई सूर्यवंशी भी मानते हैं, कई इन्हें चंद्रवंशी भी मानते हैं। ये चर्चाएं अपन उस समय करेंगे जब अपन राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांतों की बातें करेंगे। लेकिन यहाँ देखिएगा, जब अपन ने इतनी जानकारी हासिल की तो यहाँ जरूरी होगा ये जानकारी हमें किससे मिली? ये बिजोलिया शिलालेख से मिली जो भीलवाड़ा में स्थित है। और इसमें बताया गया है कि ये जो चौहान वंश की स्थापना, चौहान वंश जो हैं, ये चौहान जो राजपूत हैं, ये मूल रूप से वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है, ये बिजोलिया शिलालेख कहता है। और यही बिजोलिया शिलालेख कहता है कि वासुदेव ने सांबर झील बनाई। सांबर झील का निर्माता कौन? यही चौहानों का आदि पुरुष, पितृ पुरुष कौन? वासुदेव चहमान। इसी वासुदेव चौहान ने सांबर झील बनाई और इसी सांबर झील के किनारे इसने सांबर नगर बसाया, सांबर नगर बसाया। हालांकि इसने अपनी राजधानी थी वही छत्रपुर बनाई थी, लेकिन सांबर झील का निर्माता और सांबर नगर को बसाने वाला जो था वो वासुदेव चहमान था। ये जानकारी हमें बिजोलिया शिलालेख से मिलती है। वासुदेव चौहान का जो साम्राज्य था उसे सपादलक या सवालक के नाम से जाना गया। ये सांबर के आसपास का नागौर से लेकर के जयपुर के जोबनेर तक का जो इलाका है ये सपादलक या सवालक कहलाता है, जिसकी राजधानी अही छत्रपुर नागौर रही। और इन्हीं वासुदेव ने सांबर में अपने कुलदेवी कंबरी माता का निर्माण कराया। और इनके जो इष्ट देव हर्षनाथ महादेव हैं जो सिक्कर में हर्ष की पहाड़ी पर है, इस मंदिर के निर्माता गुवक चौहान थे। हाँ तो मित्रों, इस प्रकार हमने वासुदेव चहमान के बारे में जानकारी हासिल की। और वासुदेव चहमान से लेकर अजय राज चौहान तक का जो साम्राज्य रहा, जो अहि छत्रपुर या अपना सपादलक का जो साम्राज्य रहा, वो एक स्वतंत्र साम्राज्य ना रह करके कभी गोहिलों के अधीन साम्राज्य रहा, कभी परमारों के अधीन रहा, और ये उनके सामंत के रूप में कार्य करते रहे। अब देखिएगा, उसी चहमान वंश में या चौहान वंश में जो शासक होते हैं, प्रतापी शासक अजय राज चौहान, इनके बारे में बहुत से प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार इनके बारे में पूछा भी जाता है साहब। अजय राज चौहान ने अपनी राजधानी अही छत्रपुर से हटा करके इन्होंने अजमेर को बनाया और अजमेर नगर बसाया। अजमेर नगर बसाया था इन्होंने 1113 में। अजमेर कब बसाया गया? 1113 में। अजमेर किसके द्वारा बसाया गया? अजय राज चौहान के द्वारा। और इसी अजमेर में इन्होंने अजय मेरू दुर्ग का निर्माण करवाया। अजय मेरू दुर्ग का निर्माण करवाने वाले थे अजय राज चौहान थे। इसी अजय मेरू दुर्ग का प्राचीन नाम गढ़ बीटली भी है, और कहते हैं कि बीटली की पहाड़ी पर बना हुआ गढ़ है, इसलिए इस गढ़ बीटली भी कहते हैं। लेकिन वर्तमान में इसको तारागढ़ के नाम से जाना जाता है। याद रखना, राजस्थान में तारागढ़ नाम के 3 किले हैं। बूंदी के किले का नाम भी तारागढ़ है, अजमेर के किले का नाम भी तारागढ़ है, तो सवाई माधोपुर जिले में एक जगह है खंडार, खंडार के किले का नाम भी तारागढ़ है। और लेकिन जो तारागढ़ के नाम से सबसे फेमस किला है वो है अजमेर का किला। तारागढ़ को गढ़ बीटली भी कहते हैं, जबकि इसका जो मूल नाम था अजय मेरू दुर्ग था। अब ध्यान देना, इसका जो तारागढ़ नाम ये क्या है, आप पहले भी अपन चर्चा कर चुके। मेवाड़ के एक राजकुमार थे उडना पृथ्वीराज, मेवाड़ के राजकुमार उडना पृथ्वीराज, याद आया होगा, कुछ तारा से बड़ा प्रेम करते थे। उडना पृथ्वीराज की पत्नी प्रेमिका, और बताइए उनका नाम क्या था? याद होगा पिछली वीडियो अगर आपने देखा है तो, जिसका नाम था तारा। तारा के नाम पर ये जो नामकरण किया तारागढ़, ये तारागढ़ नामकरण करने वाले थे इसका पृथ्वीराज
सिसोदिया। पृथ्वीराज ने ये जो नाम किया तारागढ़ अपनी पत्नी तारा के नाम पे किया, क्योंकि गढ़ बिटली अजय मेरू दुर्ग का निर्माता अजय राज चौहान है। लेकिन इस तारागढ़ किले की बाद में इस राजकुमार उड़ना पृथ्वीराज ने मरम्मत करवाई थी और यहीं पर ये उड़ना पृथ्वीराज ने इसकी मरम्मत करवाई और अपनी पत्नी तारा के नाम पर इसका नाम रखा साहब तारागढ़ किला। और ये तारागढ़ किले का निर्माण 1113 में हुआ और 1113 में अजमेर नगर बसाया और इसी अजमेर को अजय राज चौहान ने अहिछत्रपुर की जगह बनाई अपनी नई राजधानी। तो याद रखना, अजय राज चौहान ने अहिछत्रपुर या नागौर से अपनी राजधानी को उठाकर फिर नई राजधानी कहां स्थापित की? अजमेर में। और ये राजधानी रही सपादलक्ष की। राजधानियां बदलती रही, जैसे जैसे इनका प्रताप और पौरुष बढ़ता गया। इनकी राजधानी सांबर रही, सांबर के बाद अहिछत्रपुर नागौर रही, नागौर के बाद में अजमेर आई, अजमेर के बाद में दिल्ली और अजमेर दो धुरियां रही। लेकिन जब वहां से ह्रास हुआ, किस प्रकार रणथंबोर, नीमराणा, जगह जगह इनकी शाखाएं बिखरी, उनकी पूरी अपन विस्तार से जानकारी करेंगे। लेकिन याद रखना, चौहान वंश की जो प्रथम राजधानी अहिछत्रपुर रही, अहिछत्रपुर के बाद में दूसरी राजधानी अजमेर को बसाने वाले अजय राज चौहान थे, जिन्होंने 1113 में अजय मेरू दुर्ग का निर्माण करवाया और यही अजय मेरू आज अजमेर के नाम से जाना जाता है। हाँ तो मित्रों, अजय राज के बाद में जो अजमेर के सबसे महत्वपूर्ण या सपादलक्ष के सबसे महत्वपूर्ण सम्राट होते हैं वो होते अर्णोराज या आनाजी चौहान, जो 1133 से 1155 तक इनका साम्राज्य रहा। इन्होंने अपना राज चलाया और इन्होंने आनाजी ने ही अपने नाम पर आना सागर झील का निर्माण करवाया। अच्छा, ये आना सागर झील का निर्माण भी एक बड़ा रोचक घटनाक्रम है। हालांकि अपने लिए रोचक घटनाक्रम हो सकता है, उस समय की तो एक बहुत बड़ी आपदा आई थी। अजमेर के ऊपर आक्रमण कर दिया था तुर्कों ने, लाखों की संख्या में तुर्कों ने बुरी तरीके से अजमेर को घेर लिया और आनाजी जैसा सुभट योद्धा उस समय अजमेर का राजा था, उसने अपनी संपूर्ण वेग से, अपने संपूर्ण पराक्रम से वह अपनी सेना लेकर तुर्कों पर टूट पड़ा और सेना को सख्त आदेश दे दिया कि एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। ऐसा खून खच्चर किया कि जिस जगह पर अभी आना सागर झील बनी हुई है वहां पर लाखों की संख्या में जो पहाड़ियां हैं वो पूर्णतया उन तुर्कों के खून से रंग गई साहब। अब वो पूरा वो तुर्कों के खून से रंगी हुई उनके लाशों से हटा हुआ वो क्षेत्र, उस क्षेत्र को साफ करने के लिए पानी से उस पूरी पहाड़ियों को और उनको धुलवाया और उसी से वो आना सागर झील का निर्माण हुआ। तुर्कों को पराजित करके उनके अशुद्ध रक्त से अशुद्ध हुई धरती को शुद्ध करने के लिए उन्होंने आना सागर झील का निर्माण करवाया और आना सागर झील का निर्माण करवाने वाले थे अर्णोराज चौहान। इन्होंने मालवा के शासक नरवर्मन को भी युद्ध में पराजित किया था। याद रखिएगा, आनाजी या अर्णोराज ने मालवा के शासक को पराजित किया, साहब नरवर्मन को पराजित किया। इन्होंने पुष्कर में आदि वराह का मंदिर का निर्माण करवाया। जो पुष्कर में आदि वराह विष्णु के अवतार, वराह अवतार, उनके मंदिर के निर्माता अर्णोराज चौहान है। इनके दरबार में जो विद्वान थे दो, एक थे देवबोध और दूसरे थे धर्मघोष। धर्मघोष जैन थे और जो देवबोध थे ये हिंदू थे। यानी कि आनाजी या अर्णोराज चौहान थे ये सर्वधर्म संभाव वाले थे। हालांकि स्वयं शिव के भक्त थे, शैव थे, लेकिन फिर भी जैसा अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं, इष्ट देव इनके हर्षनाथ जो शिव थे, लेकिन फिर भी इन्होंने वैष्णव मंदिर वराह मंदिर का निर्माण करवाया। इधर अपने दरबार में इन्होंने धर्मघोष जैन जो प्रकांड विद्वान थे इनको रखा और हिंदू धर्म देवबोध थे इनके दरबार में दरबारी रहे। और मित्रों, आखिर में इसी अर्णोराज की हत्या कर देता है इनका पुत्र, हत्या इनके पुत्र ने की। पुत्र तो क्या, कुपुत्र कहना चाहिए। जिस कुपुत्र ने हत्या की उसका नाम है जगदेव। और इसी जगदेव चौहान को अजमेर का पितृहंता भी अपन कह सकते हैं, पितृघाती, पितृहंता। राजनीति में सब कुछ चलता है। जैसे वो करनिदान कविया का दोहा है, इत जयपुर उत जोधपुर दोन्यू थाप उथाप, कूरम मारियो डीगरो तो कम दज मारियो बाप। तो ये ऐसे महान शासक की हत्या कर देता है इनका पुत्र जगदेव और ये अजमेर का सम्राट बन पड़ता है। लेकिन इस जगदेव की जगह फिर सम्राट बनते हैं जो अजमेर के देदीप्यमान नक्षत्र होते हैं, विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज
चतुर्थ। लेकिन मित्रों एक बार इसको फिर से दोहरा लेते हैं, अर्णोराज या आना जी ने आना सागर झील का निर्माण करवाया। अच्छा, साथ में कुछ जुड़ी हुई जानकारी और ले लेते हैं यहां पर। इसी झील के किनारे मुगल सम्राट जहांगीर ने एक बगीचा बनाया था जिसे दौलत बाग कहते हैं। दौलत बाग बनवाया। इस दौलत बाग को वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। सुभाष उद्यान, वर्तमान में दौलत बाग का नाम सुभाष उद्यान है। अच्छा, और इसी झील के किनारे, ये अपन ने तुर्कों को पराजित करके जानकारी ले ली, इस स्पेस का अपन फिर प्रयोग करते हैं। और इसी झील के किनारे जहांगीर के पुत्र शाहजहां ने चार बारादरी बनवाई साहब। 4 बारादरियां बनवाई। रईसों के शौक है साहब बारादरियां बनवाना। बारादरियां एक इस प्रकार का कक्षनुमा होता है जिसके दीवारें नहीं होती, केवल दरवाजे होते हैं। इधर भी दरवाजा होगा, दो इधर होंगे, बाकी के 4 इधर हो जाएंगे। कुल मिला के 12 गेट होते हैं। खंभों के ऊपर टिकी हुई एक छतरी नुमा होती है और वो गर्मियों में बैठते हैं तो चारों तरफ से ठंडी हवा आती है। उस ठंडी हवा का लुत्फ लेने के लिए जो राजा महाराजा 12 दरवाजों का, जिसके चारों तरफ कोई दीवार नहीं, केवल खिड़कियां होंगी और खंभे होंगे, ऐसो को कहते हैं बारादरी। और कुल मिलाकर के 4 बारादरियां इस झील के किनारे बनी हुई है। ये चारों बारादरियां बनवाई थी शाहजहां ने। और इस झील के किनारे जो दौलत बाग था यह बनवाया था जहांगीर ने। दौलत बाग को वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। शाहजहां और जहांगीर दोनों मुगल बादशाह राजपूत महिलाओं के पुत्र थे। हाँ तो मित्रों, इस प्रकार आनाजी अर्णोराज की उनके खुद के कुपुत्र जगदेव ने हत्या की। और जगदेव के बाद में जगदेव के स्थान पर जो सपादलक्ष के राजा बनते हैं, अजमेर के राजा बनते हैं, जिनका काल सपादलक्ष का स्वर्ण काल कहलाता है, वे है विग्रहराज चतुर्थ। मित्रों, विग्रहराज चतुर्थ या इन्हें बीसल देव के नाम से भी राजस्थानी साहित्य में जाना गया है। विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव का जो साम्राज्य काल रहा वो 1158 से लेकर 1163 तक रहा। और इसे हम कह सकते हैं सपादलक्ष का स्वर्ण काल। जो अजमेर के चौहान है, अजमेर के चौहानों में विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल को कहा जाता है अजमेर के चौहानों का स्वर्ण काल। देखिएगा, इनके समय में हर चीज की वैसे श्री वृद्धि हुई, लेकिन जो सर्वाधिक वृद्धि हुई वो हुई साहित्य में। तो इनकी ये कवियों से बहुत प्यार करते थे, इनके दरबार में बहुत थे। मुझे भी पीड़ा हो रही कि काश मैं भी उसी जमाने में पैदा होता तो कहीं ना कहीं मेरे को भी ठोड़ मिल जाती। देखिएगा, इनकी उपाधि है कवि बांधव, कवियों का भाई, कवि बंधु, कवि का भाई, और कवि कंठाभरण, कवियों के गले का हार। कवियों से इतना प्यार करता था कि इन्हें कवियों का भाई या कवियों के गले का आभूषण इन्हें बताया गया है। ये विद्वानों को आश्रय दिया करता था। इनके जो प्रमुख विद्वान थे, हजारों विद्वान थे, उनमें एक तो प्रमुख थे सोमदेव। प्यारे मित्रों, सोमदेव इनके दरबारी कवि थे जो संस्कृत के कवि थे। नरपति नाल अपने राजस्थानी भाषा के कवि थे। सोमदेव ने जो इनके जो लिखा वो उस ग्रंथ का नाम है ललित विग्रहराज। ललित विग्रहराज ये ग्रंथ है सोमदेव का। तो नरपति नाल ने लिखा है साहब बीसल देव रासो। बीसल देव रासो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो राजस्थानी साहित्य में विग्रहराज को किस नाम से जाना जाता है? बीसल देव के नाम से। तो इनका अपर नाम है, दूसरा नाम है, वो भी अपन यहां पर लिख देते हैं, बीसल देव। याद रखना, विग्रहराज ही बीसल देव है, बीसल देव ही विग्रहराज है। गजेंद्र ही गज्जू है, गज्जू ही गजेंद्र है, ये दोनों एक है। और बीसल देव के नाम से इन्हें जिसने संबोधित किया है वह नरपति नाल, जो अपने बीसल देव रासों में लिखते भी नाल रसायन आरंभई। और इसमें बताते हैं कि ये जो अजमेर का राजा था बीसल देव, विग्रहराज चतुर्थ, ये सब उज्जैन में इसके 4 खंड हैं। इस जो बीसल देव रासो है इसके 4 खंड हैं। पहले खंड में दिखाते हैं इनकी लव स्टोरी, उज्जैन में किस प्रकार ये कुंभ के मेले में गए और वहाँ
इनको मिलते हैं धार नगरी के राजा, धार के राजा भोज। सुना होगा कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, यही धार के ही राजा भोज, धार के ही गंगू तेली। और साहब धार के राजा भोज की एक पुत्री का नाम राजमती। राजमती को जैसे ही देखा बिसल देव ने, और हम दिल दे चुके सनम, हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम। अब साहब राजमती का विवाह भी हो जाता है। लंबी चौड़ी अपन कहानी की तरफ क्यों चले, सारांश में बताता हूं। शादी भी हो जाती है बिसल देव की राजमती के साथ। एक दिन बैठे बैठे चौपड़ पासे खेल रहे थे, और हमेशा आदमी की एक होता है कि अपनी जब पत्नी के साथ करता है तो ससुराल की चुगलबाजी करता है, ससुराल के बारे में मजाक जरूर करता है। तो उसने मजाक में उसके सब ससुराल के बारे में तरह तरह की बातें कह रहा था, ये भी तरह तरह की बातें कह रहे थे। फिर भी इसने एक ऐसा ताना मारा कि तेरे सूखे नीरस रेगिस्तान क्या है, यहाँ पर चारों तरफ अकाल पड़ता है, क्या है इस तेरे राजस्थान में, नहीं मेरा मालवा देख हरा भरा है। इस प्रकार जब इन्होंने ताना मार दिया तो ये बिसल देव यानी कि विग्रहराज चतुर्थ रूट कर उड़ीसा चला गया, उड़ीसा चला गया, और 12 वर्ष तक नहीं आया। अब 12 वर्ष तक नहीं आया तो इस राजमती की हालत रही खराब। राजमती 12 साल इसके लिए तड़पी। अब इसमें जो वर्णन है बिसल देव रासों में, वो वर्णन है कि तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया कि लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। ऐसे तड़प तड़प के कब आएगा मेरे बंजारे, आजा रे मेरे दिल भरे आजा, दिल की प्यास बुझा जा रे। राजमती तड़पती रहती थी, मेरे दिल भर मेरी प्यास बुझा जा। पता नहीं पानी की बाल्टी लेके आएगा, कौन सी प्यास बुझवाना चाहती है। अब साहब ये बिसल देव उड़ीसा चला गया, 12 वर्ष नहीं आया। अगर ऐसा घटनाक्रम है कि पति पत्नी दोनों आपस में रूठ जाते हैं, पति रूठ करके चला गया, 12 साल नहीं आया, और 12 साल नहीं आए, उसी का वर्णन यदि किसी ग्रंथ में है तो प्यारे मित्रों याद रखना, ये जो बिसल देव रासु ग्रंथ है ये वियोग श्रृंगार का। जब हीरो हीरोइन दोनों साथ साथ रहते हैं, नायक नायिका साथ हैं, तो वो संयोग श्रृंगार कहलाता है, और दोनों बिछड़ जाते हैं तो वो कहलाता है वियोग श्रृंगार रस। तो मित्रों बिसल देव बहुत पूछा गया इसके बारे में। बिसल देव रासु ग्रंथ किस रस में लिखा गया, वियोग श्रृंगार रस में लिखा गया। साहब रूट कर कहां चला गया, ये उड़ीसा। कितने खंड हैं इसके, 4 खंड। इसकी जो नायिका है बिसल देव रासु ग्रंथ की जो नायिका है वो है राजमती, जो धार के राजा भोज की पुत्री और बिसल देव या विग्रहराज की पत्नी थी। और ये तड़पी है तो वियोग श्रृंगार का रस ग्रंथ को ये लिखता है नरपति नाल। प्यारे मित्रों ये स्वयं भी कवि थे, कवियों को तो रखते ही थे दरबार में, इसके साथ साथ स्वयं भी कवि थे। और इन्होंने एक रचना लिखी जिसका नाम है हरिकेली नाटक। ये कवि थे संस्कृत के। ये जो हरिकेली नाटक है ये भी किस भाषा में लिखा गया है साहब, संस्कृत में। और इन्होंने अजमेर में एक पाठशाला बनाई थी, अजमेर में सरस्वती कंठाभरण संस्कृत पाठशाला अजमेर में बनवाई, और इसकी दीवारों पर इसे उत्कीर्ण करवाया था। लेकिन बाद में आता है वह दुष्ट कुतुबुद्दीन ऐबक, और इस सरस्वती कंठाभरण जो संस्कृत पाठशाला थी को तुड़वा कर आज जितनी भी जो अजमेर में बिल्डिंग बनी हुई है इस्लाम धर्म को समर्पित, करीब करीब पहले हिंदू बिल्डिंगें थी, को तुड़वाकर 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण करवाया। 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया। और ये 2.5 दिन का झोंपड़ा याद रखना मित्रों बहुत महत्वपूर्ण है, यही 2.5 दिन का झोंपड़ा है भारत की पहली मस्जिद, भारत में बनी पहली मस्जिद, वो भी हिंदू मंदिर को या संस्कृत पाठशालों को तोड़कर बनाई गई। सरस्वती माँ का मंदिर भी था, उसे तोड़ा गया, और उसको मंदिर को तोड़ने के साथ साथ वो जो संस्कृत पाठशाला थी उसे तोड़ा गया, और उसे तोड़कर वहां पर भारत की पहली मस्जिद बनी जिसे कहते हैं 2.5 दिन का झोंपड़ा।
इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहने के पीछे कारण है, कई लोग कहते हैं इसका 2.5 दिन में निर्माण हुआ इसलिए 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। नहीं, इस दरगाह में एक पंजाब शाह नाम के पीर हैं, यहाँ उनकी दरगाह भी है, और उन पंजाब साहिब पीर का 2.5 दिन का मेला लगता है साहब। और पंजाब साहिब पीर का 2.5 दिन का मेला लगने के कारण या उर्स लगने के कारण इसे कहा जाता है 2.5 दिन का झोपड़ा। इसकी जो मूल भवन था उसका नाम था सरस्वती कंठाभरण संस्कृत पाठशाला, जो स्वयं विग्रहराज चतुर्थ बीसल देव ने बनाई थी, जिसे तुड़वाकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने हिंदुस्तान की पहली मस्जिद बनवाई, जिसे आज 2.5 दिन का झोपड़ा के नाम से जाना जाता है। और ये 2.5 दिन का झोपड़ा साहब अजमेर में है। आज भी इसकी दीवारों पर जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको तुड़वाया तो ऊपर के जो गुंबद थे, मूर्तियां थी, उनको तुड़वा दिया, लेकिन दीवारें वहीं रही और उन दीवारों पर उत्कीर्ण था ग्रंथ हरिकेली नाटक, जो आज भी ये हरिकेली नाटक उनकी दीवारों पर लिखा मिलता है। और इस हरिकेली नाटक के जो रचनाकार थे वो थे विग्रहराज चतुर्थ। ललित विग्रहराज लिखा सोमदेव ने। ललित विग्रहराज में सोमदेव जो बातें लिखता है वो महत्वपूर्ण बातें देखिएगा। एक तो इन्होंने दिल्ली के तोमरों को हराया, दिल्ली के तोमरों को हराया तो ये जो सपादलक्ष था, ये सपादलक्ष नहीं होकर के इनके चौहानों का जो साम्राज्य था ये बहुत बड़ा हो गया। और विग्रहराज के साम्राज्य में पूरा का पूरा राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली और बहुत कुछ हिस्सा पंजाब का, ये इस प्रकार से ये इसका विग्रहराज चतुर्थ के साम्राज्य का क्षेत्र था। इन्होंने अब जब ये पंजाब तक, हिमाचल तक इनकी सीमा हो गई तो निश्चित रूप से है उत्तरी दिशा में ये विदेशी आक्रमणकारियों की सीमा से लगते थे। उस समय गजनी के जो शासक थे उनका नाम था अमीर खुसरू शाह है, जिसे ललित विग्रहराज में लिखा गया हमीर के नाम से। हमीर का असली नाम है अमीर खुसरू शाह। इसको भी विग्रहराज चतुर्थ ने पराजित किया। याद रखना, गजनी के किस शासक को विग्रहराज चतुर्थ ने युद्ध में पराजित किया? वह अमीर खुसरू शाह है, जिसे ललित विग्रहराज में उन्होंने नाम दिया है हमीर। इन्होंने दिल्ली के तोमरों को हराया, तोमर कह सकते हैं, तंवर कह सकते हैं। अच्छा, पृथ्वीराज रासू में इसकी अलग कहानी देखी है कि वो अनंगपाल तोमर वहां का राजा था और उसके 2 बेटियां, एक जयचंद की मम्मी और एक पृथ्वीराज की मम्मी, और जब उसके संतान नहीं थी तो पृथ्वीराज को गोद लिया। इस प्रकार वह चौहानों के साम्राज्य में आई। नहीं साहब, ये गलत है। इस दिल्ली को चौहानों के साम्राज्य में मिलाने वाले जो थे वो थे विग्रहराज चतुर्थ। इसीलिए इसे सपादलक्ष का या अजमेर के चौहानों का स्वर्णकाल कहा जाता है। वो स्वर्णकाल कहलाता है विग्रहराज चतुर्थ का। ये बहुत प्रश्न आया है। इस बीसल देव रासु ग्रंथ की नायिका कौन है? राजमती। ये जो ललित विग्रहराज ये ग्रंथ है ये संस्कृत में लिखा गया है। और ये जो अपना बीसल देव रासु ग्रंथ है ये प्राचीन राजस्थानी के 2, एक डिंगल कहते हैं, दूसरे को पिंगल कहते हैं। जो ब्रज भाषा से प्रभावित होगा वो पिंगल कहलाएगा। ये पिंगल में लिखा हुआ बीसल देव रासु ग्रंथ है साहब। ये खुद इतने विद्वान थे, देखो खुद ने भी रचना की। जो किलहॉर्न है, हाँ ये रहा इनका नाटक, ये किलहॉर्न है। इन्होंने तो हरिकेली नाटक को पढ़ने के बाद कहा कि हिंदू राजाओं में से एकमात्र हिंदू सम्राट है। हालांकि राजाओं में राजा भर्तृहरि जो उज्जैन के राजा थे उन्होंने भी संस्कृत में अद्भुत रचनाएं की है। संयोग उन्होंने लिखी 3 वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक और नीति शतक। श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक और नीति शतक, वो भी राजा थे। लेकिन हिंदू राजाओं में से अगर एकमात्र कोई राजा है जो भवभूति और कालिदास की टक्कर ले सकता है तो वो राजा कौन है साहब? विग्रहराज। ये हरिकेली नाटक पढ़ने के बाद किलहॉर्न नाम के विद्वान ने कहा। आज बोर्ड को छोटा पड़ा मित्रों। इन्हीं विग्रहराज चतुर्थ ने बीसलपुर सागर बांध भी बनवाया था। ये वर्तमान में टोंक जिले में पड़ता है। इधर ध्यान दिया था, अगर आपने बीसल देव के नाम से किसे जाना जाता है विग्रहराज चतुर्थ को, तो अपने आप अपन बता सकते हैं कि बीसलपुर सागर किसी ने बनाया? विग्रहराज चतुर्थ ने। विग्रहराज चतुर्थ ने बीसलपुर सागर बनाया जो टोंक में है। मित्रों आज की वीडियो में इतना ही, बाकी जानते हैं अगले वीडियो में। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन का निशान भी दबा दें। धन्यवाद।